हेलो एवरीवन, वेलकम टू सो एजुकेशन। देखो, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है फूड लॉ, उसको आप डील कर सकते हो या फिर आप उसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आप एफएसएसएआई में, इंडिया में किसी भी फूड डिपार्टमेंट में आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप एफएसएसएआई जैसे एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, जूनियर एनालिस्ट, फूड एनालिस्ट, तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट निकल करके आता है जिसको हम बोलते हैं फूड लॉ। तो फूड लॉ अदर फूड डिपार्टमेंट्स में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहाँ पर कई जगह पे ये सिलेबस में देखा जाता है। बट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको कैसे डील करना है, कैसे आपको पढ़ना है, वो सारी बातें आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो जब बात आती है फूड लॉ की, तो फूड लॉ ऐसा कोई सिंगल लॉ नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो फूड लॉ में देखा जाए तो उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं, जैसे एक्ट है, रूल्स है, रेगुलेशन है। ये सब एक तरीके से हमारे लॉ का ही पार्ट है। बट फिर भी अगर हम देखें तो एक सिंगल जो एक्ट है, वो हमारा एक तरीके से मेन लॉ है हमारी कंट्री में, जिसको हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 बोलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, सामने आपके सामने इंडिया का मैप है, उस पर लिखा गया है वन नेशन वन फूड लॉ। बट पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर ये चीज़ कैसे हुई, कैसे यहाँ पर चीज़ें आईं, अगर आप भी गवर्नमेंट में होते उस टाइम पे, तो आप भी अगर कुछ प्रॉब्लम समस्याओं को देखते, तो आज जैसा गवर्नमेंट ने किया है वैसा आप भी करते। बट इसके पीछे की क्या जर्नी रही, कैसे क्या चीज़ें हुई, ये सब चीज़ें आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन करके सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम समझें, यहाँ पर एक बात आपको समझनी है। जब हम कंट्री की बात करते हैं, बहुत बेसिक से समझ रहे हैं, ठीक है। जब हम कंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर जब बात आती है किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की, हमारी कंट्री में जो भी ऑडियंस है, ऑडियंस यानी कि जो जनता है, जो पब्लिक है, जो किसी भी तरीके से फूड को कंज्यूम करते हैं, सभी लोग कंज्यूम करते हैं, तो वो क्या है, गवर्नमेंट की नज़र में एक कंज्यूमर है या फिर ऑडियंस है। तो यहाँ पर उनको ही ध्यान में रखा जाता है। क्या होता है, देखो, दो चीज़ें हैं हमारे कंट्री में। एक तो पॉलिटिकल चीज़ है और एक तरफ हमारा गवर्नमेंट है। तो पॉलिटिकल चीज़ों में क्या देखते हैं, वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं, बट गवर्नमेंट का एक जो रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है, हम ये कहते हैं कि पूरे गवर्नमेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है और उससे एसोसिएटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब तो नहीं चेंज होता है ना, गवर्नमेंट चेंज होती है। तो एक तरफ हमारे आते हैं सिविल सर्वेंट्स और एक तरफ हमारे आते हैं पॉलिटिकल एमपीज और हमारे एमएलए वगैरह। जब बात आती है किसी भी चीज़ का लॉ बनाने की, किसी भी तरीके का कानून बनाने की कंट्री में, ठीक है, किस तरीके से लोगों को बेनिफिट मिले, तो वहाँ पर दोनों का ही रोल होता है। तो अगर हम देखें हमारी गवर्नमेंट, जैसे कि आप देखोगे कि जो भी हमारे एमपीज होते हैं या फिर एमएलए होते हैं, वो अपने अपने लेवल पे रूल्स, एक्ट वगैरह तो बना देते हैं, बट उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो टॉप लेवल पे जो होते हैं वो सभी आप देखोगे सिविल सर्वेंट्स वगैरह होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। तो वो सब इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, एक तरीके से अपने अपने रीजन के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करने का पूरा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसी तरीके से आप देखो, आज के टाइम पे एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, एफएसएसएआई, जिसको बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भी यही काम करता है। एक तरीके से सिंगल रेफरेंस पॉइंट है और सिंगल स्टैंडर्ड बॉडी है, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है एफएसएसएआई, जो हमारी कंट्री में इन सारी चीज़ों को लेकर के स्टैंडर्ड्स वगैरह मेंटेन करता है। तो ये जो आप मैप देख रहे हो हमारी कंट्री का, अब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि वन नेशन वन फूड लॉ। आप चाहे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन में हो, आप चाहे सेंट्रल रीजन में हो, आप चाहे साउथ रीजन में हो, आप चाहे वेस्ट रीजन में हो, आप कहीं भी हो, इवन आप जम्मू कश्मीर लद्दाख में भी हो, तब भी हमारे यहाँ पर वन नेशन वन फूड लॉ है। तो ये आया कैसे? देखो, लिखा गया है टू स्ट्रेंथ गवर्नमेंट्स विजन। तो गवर्नमेंट का कुछ विजन रहा होगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट का विजन क्यों आया, इसको हम पीछे अभी देखेंगे आगे। तो गवर्नमेंट का जो विजन था, उस विजन की अगर हम बात करें, उसको और रोबस्ट बनाने के लिए और मजबूत तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, विजन फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। जो फूड बिजनेस है उसको और आसान बनाया जा सके, उसके लिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसको बोला गया वन नेशन वन फूड लॉ को लॉन्च किया गया, जिससे एक इफेक्टिव ट्रांसपेरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस फूड लॉ हो सके। कैसे? देखो, यहाँ पर बोला है ट्रांसपेरेंट। एक फूड लॉ है,
सभी के लिए वही है, यहाँ पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप इंडिया में कहीं पर भी फूड का बिजनेस कर रहे हो, सबको यहाँ पर सेम लॉ को फॉलो करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है प्रॉपर तरीके से एक ट्रांसपेरेंट इफेक्टिव मैनर में इम्प्लीमेंटेशन। तो सारी चीज़ें जब एक, अब ये जो इफेक्टिव मैनर में इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें, अगर आप चाहते हो कि यूनिफॉर्म मैनर में इम्प्लीमेंटेशन हो, तो सबसे पहले दो रिक्वायरमेंट है। एक तो वो रिक्वायरमेंट है लॉ सेम होना चाहिए, तभी तो वो सेम तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन वो भी एक होना चाहिए। तो वो कौन है? एफएसएसएआई है। तो हर एक स्टेट में भले ही वहाँ की स्टेट फूड अथॉरिटी होती है, बट उससे ऊपर कौन होता है? एफएसएसएआई होता है। इसी वजह से एफएसएसएआई अपने सेंट्रल ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर जिनको बोलते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट रीजन में अपॉइंट करता है, ठीक है। स्पेशली अगर हम बात करें, जो भी एफएसएसएआई के रीजनल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, आरओ जिनको बोलते हैं, रीजनल ऑफिसर्स होते हैं, वहां पर एफएसएसएआई क्या करता है? इनको अपने सेंट्रल ऑफिसर्स को मोस्टली अपॉइंट करता है। अब वहाँ के जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं वो रिलेट करते हैं किसके साथ में? एक एक तरीके से इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं और स्टेट एफएसओ के साथ में मिलकर के काम करते हैं। मतलब एक रीजन वाइज सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया और हर एक स्टेट में स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गए, और फाइनली किसको रिपोर्ट करना है? सबको एफएसएसएआई को करना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। इस तरीके से जब तक सिस्टम नहीं काम करेगा तब तक पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा और कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब अगर हम बात करते हैं, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर और चीज़ें क्या ध्यान रखनी है। अब ये कहानी कब स्टार्ट होती है? 1947 के टाइम से अगर हम देखें तो वहीं से हम कैलकुलेट करके चलेंगे। उसके पीछे की चीज़ें हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे क्या रहा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे इतना ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम बेसिक मैनर में यहाँ पर समझेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ अभी समझ में आई। इनका काम होता है क्या? पूरा का पूरा लॉ को बनाना, और जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सपोज दैट सेंट्रल लेवल पे कोई लॉ बनेगा तो हमारे एमपीज आएंगे, एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे, और यहाँ पर आप देखोगे कि सिविल सर्वेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे सपोज दैट कि मान लेते हैं कि ये फूड को लेकर कोई लॉ बनाना है। अब ये एफएसएसएआई है, इसकी भी एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मान लिया उसको लेकर के यहाँ पर फूड को कोई लॉ बनाना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक पेरेंट मिनिस्ट्री है, तो सबसे टॉप पे मिनिस्ट्री होती है, तो मिनिस्ट्री के डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब उस मिनिस्ट्री की अगर बात करें, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, तो वहाँ पर एक तो कैबिनेट मिनिस्टर का रोल होता है अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो में देखें। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो सिविल सर्वेंट्स वहाँ पर जो सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, ठीक है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। उनको चीफ सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह रहते हैं, उनका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो दोनों लोग आपस में रिलेट करके काम करते हैं, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स उनको एक अच्छा नॉलेज होता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो पीछे का जो लॉ बनाने का जो एक पूरा प्रोसेस होता है, हम उसको बोल सकते हैं कि देखो सबसे पहले आपको अगर कोई चीज़ बनानी है, ठीक है, तो रफली आप उसका कुछ मसौदा तैयार करोगे जिसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं। तो वो जो ड्राफ्ट है, हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं वो जिस चीज़ को तैयार करते हैं। जो आप देखोगे कि एक लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट भी है, तो वहाँ पर अच्छा खासा जिनको लॉ का नॉलेज होता है, तो वो लोग यहाँ पर बनाते हैं। उसके बाद में ये जाता है और फिर पार्लियामेंट में इस पे लेकर के बहस होती है। जो भी हमारे एमपीज़ होते हैं फ्रॉम लोकसभा, राज्यसभा, जो लोग आपस में बहस करते हैं, उसके बाद में देखते हो आप, फिर वहाँ पर वोटिंग वगैरह होती है, उसके बाद में पूरा का पूरा जो बिल है वो पास हो जाता है। फिर राष्ट्रपति के पास में जाता है, वो सिग्नेचर कर देते हैं और हमारा एक्ट बन के तैयार हो जाता है। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है, बट थोड़ा सा और इसको हम अभी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। उससे पहले देखो एक और बात यहाँ पर, जो लोग भी अभी जैसे सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, या फिर असम की प्रिपरेशन करो, तो असम का कोर्स हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो हमारा स्टार्ट हुआ था 6 नवंबर को। तो इसमें कुछ क्लासेस हो गई हैं, अभी हम थोड़ा सा स्लो मोड में हैं, 2 क्लासेस 3 क्लासेस पढ़ रहे हैं, बट आगे जाके और स्पीड कर देंगे हम अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। सीएफएसओ का हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 15 नवंबर से, ठीक है। तो आज 15 नवंबर है, तो 15 नवंबर से जो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो 15 नवंबर में हम पहले ओरिएंटेशन सेशन वगैरह करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे करके हम क्लासेस को इंक्रीज करेंगे। बट क्या होता है कि जैसे ही कोई आया, उसको एक होता है ना, कैसे कैसे चीज़ें आप दोगे धीरे धीरे, ठीक है। ये नहीं होता है कि एक बार में सब कुछ दे दिया, आप रिटेन ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर दोनों कोर्स रनिंग में है। इनको जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट मिलेंगे। फूड लॉ के लिए मैं पढ़ाऊँगा आपको,
फूड केमिस्ट्री कोई और पढ़ाएगा, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन आपको और कोई पढ़ाएगा, तो ऐसे करके। तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो, जिसको आप कोड यूज़ करोगे FSSAI 50, तो आपको यहाँ पर ये 2999 में ये कोर्स मिल जाएगा। आप दिसंबर में जाओगे, इसका प्राइस और भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और भी इंक्रीज़ कैसे हो जाएगा, क्योंकि कुछ और जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है उसकी लायबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं गवर्नमेंट को लेकर के, वैसे वैसे करके आप देखोगे कि जब आप दिसंबर में जाओगे तो आपको प्राइस इंक्रीज मिलेगा। तो अभी के टाइम पे ये प्राइस है, ये आप 2200 रुपये में इनरोल कर सकते हो असम के लिए, और सेंट्रल वाले के लिए आप 3000 रुपीज़ में इनरोल कर सकते हो। इसमें भी आप जो डिवाइड करोगे डिफरेंट टीचर्स का कॉस्ट और पूरा ऑफिस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब मिला करके आप देखोगे तब भी कॉस्ट बहुत कम है। बट इतने पे भी हम देख रहे हैं कि इतने पे भी हम सर्वाइवल ही कर पा रहे हैं। अगर आगे आपको कुछ एडिशनल चीज़ें देनी पड़ी, क्लासेस देनी पड़ी, तो हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि अब जो लोग इनरोल कर गए हैं इस मंथ तक आपको ये प्राइस देखने को मिलेगा, बट दिसंबर में ये भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वालिटी भी देनी है, जो कमिटमेंट किया है वो पूरा करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में देखो यहाँ पर चीज़ें हम समझते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप समझो, टॉपिक पे अगर हम आए, तो यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान रखना है, जब हम बात करते हैं फूड लॉ की, ठीक है, तो फूड लॉ की अगर अभी हमने एक कॉन्सेप्ट समझा यहाँ पर, क्या है, वन नेशन वाला, ठीक है, क्या है, वन नेशन वाला, वन नेशन और वन फूड लॉ। अब ये पीछे लिखा था बट ये आया कहाँ से, तो इसको अगर हम समझें तो सबसे पहले जब कंट्री में हम इंडिपेंडेंट हुए, हम कब हुए इंडिपेंडेंट, 1947 में, ठीक है। कुछ चीज़ें 1947 से पहले हमारे पास में आ गई थी, बट 1947 में हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हुए। उसके बाद में धीरे धीरे जा करके हमने अपना प्रॉपर एक गवर्नमेंट चलाने वाला जो सेटअप होता है उसको रेडी कर पाए, यानी कि प्रॉपर तरीके से हम अपनी पार्लियामेंट को सेटअप कर पाए। क्योंकि कोई भी लॉ बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास में क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले 1954 में अगर देखें, देखो उससे पहले भी यहाँ पर एक आया था, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट आया था, और ऑर्डर 1947 आया था। होता क्या था, पहले अगर हम देखें तो जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फूड कमोडिटीज़ हैं, मिल्क एक डिफरेंट टाइप ऑफ फूड है, फ्रूट को एक डिफरेंट टाइप ऑफ फूड कहा जाता है, मिल्क हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, फ्रूट हो गया, और उसके बाद में आप देखो जैसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑयल हो गया, इनको एक डिफरेंट टाइप ऑफ फूड कमोडिटीज़ के टाइप से ट्रीट किया जाता था। तो यहाँ पर ये बोला गया, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती गई वैसे वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड लॉज को हम बनाते गए। बट यहाँ पर देखो जब ये डिफरेंट टाइप ऑफ फूड लॉज होंगे, आप सोचो जब ये डिफरेंट टाइप ऑफ फूड लॉ होंगे तो इनको मैनेज करने के लिए आपके पास में ज़्यादा मैन पावर होनी चाहिए। सपोज दैट हम लोग भी अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर हम मल्टीपल टाइप ऑफ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कई तरीके के कामों को मैनेज करें, एक साथ कई सारे काम करें, तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम होगी और आप एक इफेक्टिव मैनर में चीज़ों को नहीं कर पाओगे, और कुछ चीज़ों में आपसे कुछ गलतियाँ भी होगी और प्रॉपर मैनर में आप उनको कर भी नहीं पाओगे। तो सेम केस यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ में भी देखने को मिला। गवर्नमेंट ने जब यहाँ पर मल्टीपल टाइप ऑफ फूड लॉ बनाए तो उन्होंने देखा कि हर एक एक्ट के अंदर में एक ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, जो पूरी तरीके से जो भी एक्ट में जो प्रोविजंस लिखे हैं उनको इम्प्लीमेंट करेगा ग्राउंड लेवल पे, बट उनको मैनेज करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनका रिक्रूटमेंट करना, और बहुत सारी चीज़ें होती चली गई। फिर देखा गया कि जब जब वो फूड बिजनेस ऑपरेटर है, सपोज दैट हम और आप कोई फूड का बिजनेस करना चाहते हैं, अब हमारे पास भी चैलेंज आ गया कि भाई हमने मिल्क का किया तो मिल्क वाला लॉ अप्लाई किया, फिर हमने ये अप्लाई किया, तो मतलब आप कंप्लायंस में ही फंसे रह जाओगे, आप बिजनेस पे कब ध्यान दोगे। तो सोचा गया कि क्यों ना, एक ज़रूरत महसूस हुई कि हम एक ऐसा काम करते हैं, हमारी गवर्नमेंट को लगा 2002 में उन्हें ऐसा फील हुआ कि यार कुछ ऐसा काम करते हैं, क्यों ना हम एक ऐसा सिंगल लॉ लेकर के आते हैं जिससे क्या हो कि एक सिंगल फूड लॉ हो, जिसको एक तरीके से इम्प्लीमेंट करना आसान हो, और एक तरीके से जो फूड सेफ्टी का इकोसिस्टम है उसको प्रॉपर तरीके से किया जा सके। फिर वहाँ पर उन्होंने ये भी सोचा कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसके पास सारा रिकॉर्ड रहे, जो पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करे इंडिया में, और पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम मेंटेन करे। तो दो चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पर महसूस हुई, ठीक है। अभी अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर देखो सबसे, इन सारे के सारे ये जो हमारे 2006 से पहले जो भी लॉ थे, तो देखो एक कन्फ्यूज़न रहता है यहाँ पर कि 7 थे या 8 थे। पहले जो हमारा लॉ था उसमें 8 मेंशन है। आज भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में हमारे टोटल जो एक्ट हैं 2006 से पहले जो है वो 8 मेंशन है। बट क्या है, जो हमारा इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है वो एक्चुअल में रिमूव नहीं हुआ था।
तो अभी अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कितने एक्ट रिमूव हुए थे, कितने ऑर्डर्स को रिपील्ड किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, 7 होगा, ना कि 8 होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि एफएसएसएआई ने खुद ने इसको बाद में क्लैरिफाई किया। ठीक है, तो कभी कभी होता है लॉ बनाते टाइम भी चीज़ें होती हैं प्रॉपर, उनको नहीं मेंशन किया जाता, कुछ रह जाती हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं, बट आगे जाके जैसे जैसे क्लैरिफिकेशन होता जाता है वैसे वैसे ये इसको प्रॉपर तरीके से करेक्ट करते चले जाते हैं। तो अभी के टाइम पे आप क्या बोलोगे, 7 बोलोगे। तो 7 में कौन कौन से एक्ट थे 2006 से पहले, जब ये कॉन्सेप्ट आया था वन नेशन वन फूड लॉ, इसके पहले कई सारे मल्टीपल टाइप ऑफ फूड लॉ थे, वो कौन कौन से थे? सबसे पहला था प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। ठीक है, याद रखना इसको। दूसरा है हमारा फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955। ठीक है, उसके बाद में है मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973। उसके बाद में वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर 1947, एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1998। उसके बाद में आता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992। उसके बाद में आता है द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑयल डी ऑयल्ड मील एडिबल फ्लोर ऑर्डर 1967। ठीक है, तो यहाँ पर देखो की टर्म्स क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मीट हो गया, वेजिटेबल हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, मिल्क हो गया। इससे आपको ये पता चलता है कि किसी डिफरेंट टाइप ऑफ फूड कमोडिटीज़ को रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फूड लॉ था। ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आई। बट मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफिसर्स चाहिए होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ हमें मैन पावर चाहिए होगी, तो थोड़ा सा चीज़ें मुश्किल होंगी, कॉम्प्लिकेटेड होंगी, और इफेक्टिव मैनर में हम चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी होगी। ठीक है, ठीक है, तो इनमें से अगर आपसे पूछा जाए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो सुर्खियों में रहा या फिर न्यूज़ में रहा और जिसके बारे में आप किताबों में भी पढ़ते हो, वो है हमारा पीएफए। ठीक है, इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है, पीएफए है। पीएफए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट जो है हमारा, ये हमारा जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसको जब हम फूड लॉ पढ़ेंगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऐसे थे जिनको मतलब ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली किसमें इंक्लूड किया गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में। हालांकि इनमें से भी जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे वो सारे के सारे प्रोविजंस को एक लॉ में कंसोलिडेट किया गया, बट जो पीएफए था उसमें से कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है वो यहाँ पे इंक्लूड करी गई। ठीक है, उनको हम कब देखेंगे, जब हम कुछ नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम प्रॉपर मैनर में इसको डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक बात आपको समझनी है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन जब एक्ट था, ठीक है, तो सबसे पहले एक सबसे बड़ा चेंज था, जो आज के टाइम पे कौन है, फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, उनको हम क्या बोलते थे, फूड इंस्पेक्टर बोलते थे। ठीक है, एक सबसे बड़ा चेंज तो ये आया। उसके बाद में देखो आज के टाइम पे जो फूड एनालिस्ट अपॉइंट होते हैं उनको हम क्या बोलते थे, उनको उस समय हम पब्लिक एनालिस्ट बोलते थे। जो तो क्या हुआ कि जैसे ही 1954 वाला एक्ट जब रिपील्ड हुआ और 2006 में ये हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट आया, उसी दिन से बोला गया ऑल ओवर इंडिया में जितने के जितने फूड इंस्पेक्टर हैं उन सभी को ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड अब क्या बोला जाएगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर बोला जाएगा। जितने भी लैब में जो एक तरीके से एनालिस्ट मतलब एनालिसिस कर रहे हैं, जिनको हम पब्लिक एनालिस्ट बोलते हैं, उन सभी को आप क्या बोलेंगे, एज पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट फूड एनालिस्ट बोलेंगे। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले, तो इतना बड़ा चेंज यहाँ पर देखने को हमें मिला। अब देखो यहाँ पर ये जो प्रिवेंशन था, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, यहाँ पर सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, अडल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, कि फूड में किसी तरीके से अडल्ट्रेशन को रोका जाए। हम अगर यहाँ पर अडल्ट्रेशन को रोक रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पर कहीं भी ये नहीं मेंशन है कि हम फूड की क्वालिटी को इंश्योर कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि फूड जो है वो अच्छी क्वालिटी का आपको मिलेगा। हालांकि अडल्ट्रेशन को तो हमने रोक लिया, अडल्ट्रेशन कम करने से क्या ऐसा हो जाएगा पॉसिबल कि उसमें वो जो फूड है वो आप अभी भी हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है या फिर न्यूट्रिशियस है या फिर वहाँ प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया, कुछ भी नहीं। बस हम ये कह सकते हैं कि जो दूध है, दूध में पानी ना मिलाया जाए, उसके लिए एक लॉ बना दिया, उसमें कोई स्टार्च वगैरह ना ऐड किया जाए, हमने उसके लिए एक लॉ बना दिया। हम उसको रोक तो रहे हैं, बट और जो हमें न्यूट्रिशन लेवल चाहिए वो तो हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक ये कुछ कमियां रही यहाँ पर हमें देखने को मिली। ठीक है, फिर आगे जब बढ़े, देखो 1947 जो था वो अपने टाइम पे अलग था। वहाँ पर सिनेरियो ये था कि उस टाइम पे आपको खाना मिल जाए, आपको फूड अवेलेबल हो जाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट हमको और आपको कहीं पर है, हमें और आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, उस टाइम पे हम ये तो नहीं कहेंगे हमें ये प्रॉपर डिश चाहिए, ये हमें खाना चाहिए। उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे,
कि हमें जो मिल जाए वो ठीक है, बस हमारी जो भी भूख है वो मिटनी चाहिए। तो सेम चीज़ उस टाइम पे वहाँ पे भी यही थी। इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, बस जो भी चीज़ें हैं उनको रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फूड कमोडिटीज़ के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर्स और लॉ बना दिए गए थे। बट जब आगे हम बढ़े, आगे चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती गई, तब अगर हम देखते हैं, देखो मोटा मोटा कम से कम 50 से 55 साल 50 साल मोटा मोटा अगर हम देखें तो 50 साल का समय बीत जाता है 1950 से अगर हम 2000 तक काउंट करते हैं। मोटा मोटा 50 साल हम देखते हैं तो हमारे माइंड में एक पिक्चर बन के आती है कि कैसा हमने किया था और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे ऊपर, और उसकी वजह से हमें मतलब क्या बेनिफिट हुए उनको हमने देखा, और उसकी वजह से क्या कमियां रहीं उनको भी हमने ऑब्जर्व किया। तब फिर जाकर के हमारी गवर्नमेंट ने एक सेशन हुआ 2002 में। क्या होता है, जैसे बजट सेशंस होते हैं, ठीक है, बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, ऐसे करके हमारे पार्लियामेंट में सेशन चलते हैं। जब 2002 में जब सेशन चला, तब वहां पर हमारी गवर्नमेंट ने, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या बोला कि भाई एक ऐसा वन नेशन वन फूड लॉ वाला कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, एक ऐसा फूड लॉ लाते हैं, एक सिंगल फूड लॉ हो जो पूरी की पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट हो। तो 2002 में तो बजट सेशन में इसको लेकर के बात करी गई। 2005 में 2005 में क्या हुआ, उसके बाद में देखो इनिशियली ये जो काम दिया गया था ना कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग को दिया गया था। बट बाद में ये हैंडओवर किसको हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। तो इनिशियली किसके पास में था, इनिशियली था स्टार्टिंग में जो पूरा प्रोजेक्ट दिया गया था, किसको दिया गया था कि इस पे आप रिसर्च करो, काम करो, तो वो था किसके पास में, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के पास में। बट बाद में किसके पास में गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पास में। तो 2005 में क्या हुआ, एक बिल बन करके तैयार हुआ, क्या हुआ, एक बिल बन करके तैयार हुआ। उसके बाद में यही बिल जो है फिर 2006 में क्या हुआ, एक एक्ट बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको पता होंगी, ठीक है, जिनके बारे में हम देखेंगे। जैसे 23 अगस्त 2006, तो 23 अगस्त 2006 की अगर बात करें तो उस दिन ये हमारा एक्ट जो है वो बन करके तैयार हो गया था। 24 अगस्त 2006 की अगर हम बात करते हैं, यानी कि 24 अगस्त की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई कर दिया गया था, ठीक है। तो गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई किया गया था 24 अगस्त 2006 को, और बन करके तैयार हुआ था 23 अगस्त 2006 को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझो कि क्या क्या हमें कमियां दिखी, क्या क्या चीज़ें दिखी। उसके बाद में हमने सोचा कि हम एक सिंगल फूड लॉ बनाते हैं, और इस लॉ में जब हम इस बात करते हैं इस लॉ की, तो इस लॉ में टोटल सेक्शन कितने हैं, सेक्शन 101 है। उसका सेक्शन नंबर जो 4 है, वहां से इन्होंने बोला कि हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का गठन करेंगे जिसका नाम होगा एफएसएसएआई। एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दो टर्म्स यहाँ पर निकल करके आए, दो टर्म यहाँ पर क्या निकल करके आए, फूड की सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स, ठीक है। यानी कि हम सेफ्टी को इंश्योर करेंगे और साथ ही साथ हम स्टैंडर्ड्स भी बनाएंगे कि प्रॉपर स्टैंडर्ड्स क्या रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर फूड को मार्केट में सर्कुलेट करने के लिए, सेल करने के लिए, तो उसको भी यहाँ पर देखा गया। तो बहुत बड़ा काम सौंपा गया फूड की सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को लेकर के, किसको, एफएसएसएआई को। तो आज भी एफएसएसएआई इन्हीं सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स और डिफरेंट टाइप ऑफ, आप देखोगे कि बहुत सारे कैंपेन्स वगैरह रन करता रहता है। तो आई होप आपको इतनी बात यहाँ पर समझ में आई। अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो जल्दी से, जिससे फिर हम आगे बढ़ें, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें जो है वो पिक्चर थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होगी। इसके बाद भी कुछ डाउट्स हैं तो आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर देखो क्या होता है, फिर चीज़ें जब आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा और हम बेसिक समझते हैं। फिर होता क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ऑर्गेनाइजेशन बन के तैयार हुआ जिसको बोला गया क्या, एफएसएसएआई, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया वन नेशन वन फूड लॉ का कॉन्सेप्ट कैसे आया। तो वहाँ पर एक एक्ट बनाया गया जिसको क्या बोला गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जो आया, यहाँ पर तीन चीज़ें अब आपको ध्यान में रखनी है, तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जब ये बन के तैयार हुआ तो वहाँ से तीन मेजर चीज़ें निकली। तीन मेजर चीज़ें कौन से निकली, सबसे पहला ये टर्म देखो, एक निकला एक्ट, ठीक है, एक क्या निकला, एक निकला एक्ट, ठीक है। दूसरा क्या निकला, रूल्स, ठीक है। पूरे के पूरे फूड लॉ में तीन चीज़ें निकली, और ये जो आपके सामने देख रहे हो ये क्या है, ये है हमारे रेगुलेशन, ठीक है, ये क्या है हमारे रेगुलेशन।
तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को जब आप पढ़ोगे तो आपको सेक्शन नंबर 4 में तो ये बताया गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा जिसका नाम होगा FSSAI। उसके बाद में एक और सेक्शन है उसमें, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का ही एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 91। अब सेक्शन नंबर 91 जो है वो क्या करेगा, वो एम्पावर करेगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो क्या कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तो अपने ऑफिसर्स को रेगुलेट करने के लिए पूरी की पूरी चीज़ों को मतलब पावर्स कहाँ से मिलती है, जब तक हमारे पास में लॉज नहीं होंगे, रूल्स नहीं होंगे, तब तक हम किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारे लिए रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया रूल्स 2011 वाला। इसी तरीके से जब आप आगे देखोगे तो उसी एक्ट में सेक्शन नंबर 92 है, सेक्शन नंबर 92 आता है। सेक्शन नंबर 92 एम्पावर करता है इस ऑर्गेनाइजेशन को, किसको, FSSAI को, कि आप अपने अकॉर्डिंग रेगुलेशंस बना सकते हो। ठीक है, आप क्या बना सकते हो, रेगुलेशंस बना सकते हो। तो सबसे पहले जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 पढ़ते हैं, 101 सेक्शंस को हम देखते हैं वहां पर। उसके बाद में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम रूल्स 2011 को पढ़ते हैं। रूल्स 2011 हमें ये सिखाता है कि कौन जो भी ऑफिसर्स होते हैं सेंट्रल फूड, जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर है, या फिर आप देखोगे कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है, फूड एनालिस्ट है, इनका काम क्या होता है। ठीक है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम, जैसे कल को आप ऑफिसर बनते हो तो आपको फूड एनालिस्ट के साथ में कोऑर्डिनेट करना होगा, आपको अपने डेजिग्नेटेड ऑफिसर के साथ में कोऑर्डिनेट करना होगा, आपको कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के साथ में कोऑर्डिनेट करना होगा, पूरा सिस्टम के साथ मिल के आपको काम करना होगा। तो वो सब चीज़ें आपको कौन बताएगा, कौन सिखाएगा, आपको रूल्स बताएगा। उसके बाद में जब हम बात करते हैं रेगुलेशन की, तो FSSAI को बोला गया है कि आप अपने अकॉर्डिंग रेगुलेशंस बना सकते हो। तो FSSAI ने भाई स्टार्ट किया, रेगुलेशन बनाया। आज 2023 के एंड में हम हैं, अभी तक 28 रेगुलेशन करीब जो है वो बन चुके हैं, बट हमें सारे नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, किसी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं वो हम देख लेते हैं, बट कुछ ऐसे फंडामेंटल टाइप ऑफ क्या है, रेगुलेशंस हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। तो उनमें कौन कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है जिनको हमें देख लेना है। सबसे पहला हमारा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन फॉर लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस। अब फूड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम तो यही है, अगर हमें रेगुलेट करना है तो उसका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रेगुलेट करना है। जब हम लाइसेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास में एक सिंगल क्लिक में ये डेटा होगा कि इंडिया के किस पर्टिकुलर रीजन में कितने फूड बिजनेस हैं जो ऑपरेट हो रहे हैं, कितनों के पास में लाइसेंस है और कितनों के पास में रजिस्ट्रेशन है, कितने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड है यानी कि सेंट्रल लाइसेंस है, कितनों के पास में स्टेट लाइसेंस है और कितने छोटा छोटा बिजनेस कर रहे हैं। ये डेटा हमें एक सिंगल क्लिक में मिल जाता है FSSAI की वेबसाइट पे जाकर के। ये तभी पॉसिबल है ना जब हमसे ही कोई लाइसेंस ले रहा है या रजिस्ट्रेशन ले रहा है, तो हमें पता है कि हम कितने लोगों को लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन बांट रहे हैं। तो एक हमारे पास में क्या है, एक डेटा है। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट को स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए, गवर्नमेंट को रूल्स बनाने के लिए। आपके पास में भी जब तक डेटा नहीं होगा तब तक आप एग्जाम में क्या लिखोगे, आप एग्जाम में कैसे करेक्ट करोगे क्या सही है क्या गलत है। तो हर किसी के लिए डेटा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके लिए कंटेंट और डेटा इंपॉर्टेंट है, वैसे गवर्नमेंट के लिए भी ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कहाँ से मिलेगा, हमें FSSAI की वेबसाइट से मिलेगा। तो यहाँ पर हमें ये लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का एक रेगुलेशन आया, तो जिसको भी बिजनेस करना है उसको यहाँ। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैसे लिया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं एग्जाम में, वो हम वन बाय वन डील करेंगे। दूसरा हमारे सामने आता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव। हम ये कह सकते हैं कि ये सेकंड वाला रेगुलेशन बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर हमें चीज़ें पढ़नी होती हैं। जैसे आप देखते हो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैम जेली को लेकर के आते हैं, TSS अमाउंट को लेकर के आते हैं, शुगर के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। आप देखोगे स्टेरिलाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि उसमें प्रॉपर कितना हीट टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम हाई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हाई हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ये सब कहाँ लिखा है, ये सब यहाँ पे लिखा है। उसके अलावा फूड एडिटिव्स कौन से यूज़ कर सकते हो आप, कौन से बैन है, किसका कितना अमाउंट यूज़ करना है, वो कहाँ लिखा है, वो यहाँ पे रेगुलेशन में लिखा है। ठीक है, उसके बाद में बात आती है FSSR प्रोविशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेल। अब ये वाला रेगुलेशन आपको ये बताएगा इंडिया में कौन कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनको लेकर के प्रोविशन है और किनको लेकर के रेस्ट्रिक्टेड है पूरी तरीके से। ठीक है, प्रोविशन और रेस्ट्रिक्शन दोनों डिफरेंट हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ पता चलेंगे किन चीज़ों पर यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है, किन चीज़ों को, और किन चीज़ों को पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, मतलब वहाँ वो अलाउड ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, प्रोविशन का मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ कंडीशंस में वहाँ पर उनको अलाउ किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखोगे आप जैसे
कि FSSR लेबोरेटरी एंड सैम्पलिंग एनालिसिस, तो ये एक रेगुलेशन है जहाँ से फूड लेबोरेटरी के 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपको बताएगा कि फूड लेबोरेटरी का क्या कॉन्सेप्ट है, सैंपल्स अगर कोई ले रहा है तो कितना सैंपल लेना है, टेस्टिंग के लिए क्या प्रोसेस होता है, वो सब हमें ये रेगुलेशन सिखाएगा। उसके बाद में एक रेगुलेशन ये आता है, हालांकि इस वाले में ना डेटा बहुत ज़्यादा दिया है तो इतना हम लोग याद तो कर नहीं सकते, बट थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। जैसे कि कंटामिनेंट्स, टॉक्सिन्स और रेसिड्यूज होते हैं, इनका एक बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ी इनकी एक लिस्ट है, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद में एक रेगुलेशन आता है इम्पोर्ट्स को लेकर के, ठीक है। जब किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो जब हम उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उसको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं, कैसे आप इम्पोर्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर वहाँ पर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे ऑथराइज ऑफिसर कौन होता है, उसके बाद में कस्टम हाउस एजेंट क्या होता है, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ गेटवे यूज़ करते हैं, फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं, जैसे स्विफ्ट हो गया, आईसीई गेट हो गया, इन सब से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी वगैरह क्या होता है, तो ये सब हमें यहाँ से समझ में आएगा, इसको हम रीड करेंगे। तो आपके सिलेबस में भी ये टॉपिक भी है इम्पोर्ट को लेकर के, तो रेगुलेशन भी पढ़ेंगे, इसके अलावा बेसिक क्या चीज़ें होती हैं इम्पोर्ट्स की वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन आता है, फूड फोर्टिफिकेशन ऑफ इंडिया। तो फूड फोर्टिफिकेशन तो आपको पता होना चाहिए, हम क्या करते हैं वहाँ पर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं फूड में, जिसमें हम क्या करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को फूड में ऐड करते हैं, जिससे उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाया जा सके। और जो भी जैसे स्पेशली हम क्या ऐड करते हैं, मिनरल्स को ऐड करते हैं, विटामिन्स को ऐड करते हैं। आप देखते होंगे कि आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, सॉल्ट में बहुत ज़्यादा फोर्टिफाई किया जाता है इनको, तो फोर्टिफिकेशन यहाँ पर किया जाता है। उसको लेकर के क्या प्रोविजंस हैं, फोर्टिफिकेशन तो किया जाता है बट प्रोविजंस क्या है, प्रोविजंस जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप मिल्क में एडिशन कर रहे हो, कोई विटामिन वगैरह ऐड कर रहे हो, ठीक है, विटामिन ए ऐड कर रहे हो, उसका कितना अमाउंट आप ऐड करोगे। अगर आप आयरन ऐड कर रहे हो, आप यहाँ पर अगर आयोडीन ऐड कर रहे हो उसमें सॉल्ट में, तो कितना अमाउंट आप ऐड करोगे और किस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऐड करोगे। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली आप आयोडीन लाओगे और उसमें नमक में डाल दोगे, नहीं होता है, उसका एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स फार्मूला होता है जिसमें हम जिसके साथ में उसको यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़नी होती हैं, टू द पॉइंट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। बट इन सारी चीज़ों को समझ जाओगे जब ना, तो आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्वेश्चंस कहीं से भी आएंगे, आप समझ पाओगे। और अगर आप एफएसएसएआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट एफएसओ की नहीं कर रहे हो, तो आप ये भूल जाओ कि आपके क्वेश्चंस रिपीट होंगे, ठीक। तो आप इस चीज़ को ध्यान में मत लेकर के चलना कि खाली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको समझने में हेल्प करेंगे, बट आप आगे आने वाले एग्जाम के लिए तैयार तभी हो पाओगे जब आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। अभी आप देखोगे कि एफएसएसए असिस्टेंट का पेपर हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने इतना डिटेल में पढ़ लिया था, आप वीडियोस के कमेंट में जाओगे कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा था, पेपर ईजी था भी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने उसमें पढ़ा था, उसमें अब आप देखोगे जैसे जैसे हम 5 महीने 4 महीने आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम अपनी पढ़ाई का लेवल भी इंक्रीज करते जाएंगे। अब सो एजुकेशन की क्लासेस उठा करके देखो पीछे जिन चीज़ों को हम थोड़ा ऊपर से पढ़ लेते थे क्योंकि तब इतना ज़रूरत नहीं थी, आज स्टेट एफएसओ में भी हम बहुत डेप्थ में जाते हैं, डिटेल में जाते हैं, क्योंकि हमें करना पड़ेगा। कंपटीशन बढ़ रहा है तो हमें भी अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। आप अगर सोचो कि हम पुराने लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं उसके बाद में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसा पेपर बनाया जाता है कि किसी को तुक्केबाजी में फ़ायदा ना मिले, ठीक है। कोई ऐसा ना हो कि जस्ट वो क्लिक करके आ जाए उसका सिलेक्शन हो जाए। 2 स्टेज हैं, दोनों स्टेज में वही परफॉर्म कर पाएगा जिसने पढ़ा हो, पढ़ने के साथ में टाइमली रिवीजन किया हो, रिवीजन के बाद में वो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर पाता हो। जहाँ पे उसको लगता है कि ये क्वेश्चंस मुझे नहीं समझ में आ रहा, वहाँ पे वो एलिमिनेशन कैसे कर कर सकता है, ठीक है। कैसे वो एलिमिनेट कर सकता है ऑप्शंस को, वो टेक्निक भी उसे सीखनी पड़ेगी, ठीक है, मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लगाने के बाद में। तो आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर मैनर में समझ में आई। तो अब आप यहाँ पर क्या कह सकते हो कि ये जब चीज़ें आप पढ़ लोगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन, फिर आप उसके बाद में ये कह सकते हो कि मेरा फूड लॉ कंप्लीट है। आप ये कह सकते हो कि आप फूड लॉ में मुझे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हमारी निकल करके आती हैं। तो इसका आप अगर चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस पर्टिकुलर क्लास में हमने क्या समझा, यहाँ पर हमने ये समझा कि फूड लॉ को आप कैसे समझोगे, कैसे डील करोगे। अब आपके माइंड में है कि कैसे आप इन चीज़ों को पढ़ोगे, तो एक एक करके आप पढ़ना स्टार्ट करोगे इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, फूड लॉ के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप एफएसएसएआई की वेबसाइट पे जाओगे, सारे के सारे फूड लॉ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप एफएसएसएआई की वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी। तो कुछ वीडियोस हमने यूट्यूब पे डाल दिए हैं एक्ट के,
बट और अच्छे से चीज़ों को हम एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन सबको हमें एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के जो एग्ज़ाम जिस टाइप की डिमांड करता है तब आपकी वो डिमांड जो है वो फुलफ़िल हो पाएगी। तो आई होप आज की आपको क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। हमने समझा कि यहाँ से देखो, इस पे अगर बात करने को चाहें तो इस पे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे इस सेशन पे पूरे बात हो सकती है। बट आप बताना आपको यहाँ पर क्या चीज़ें नहीं समझ में आई, ठीक है? इसके अलावा जैसे कि 15 से हम अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, वो 15 को 7:30 बजे क्या है हमारा, 15 को 7:30 बजे एक ओरिएंटेशन सेशन है, ठीक है? ओरिएंटेशन सेशन है, तो वहाँ पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? ठीक, अगर आपको यूट्यूब से आपका काम हो जा रहा है, आप जो सोर्सेस हैं, उनको आप यूज़ करके यूटिलाइज़ कर पा रहे हो, तो आपको कोर्स के साथ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मतलब टाइम सेव करना है। मेनली काम हमारा क्या है कि आपका समय बचा करके देना, आपका सिलेबस कंप्लीट कराना विदिन उस टाइम लिमिट में, और आपका समय बचा कर कर देना, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये कि आपके पास में टाइम नहीं होता है इतना, क्योंकि बहुत सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स है, कोई रिसर्च स्कॉलर है, कोई जॉब कर रहा है, किसी की 9 टू 5 जॉब है, किसी की 10 टू 6 जॉब है, उसके बाद में उसके पास में इतना टाइम नहीं बचता है कि वो रिसर्च कर पाए। तो वही मेन चीज़ है, आपका समय बचा करके हमें देना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आई, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप कमेंट करके बताना और क्या-क्या चीज़ें आप जानना चाहते हो, ठीक है? एक-एक टॉपिक बताओ, उसको लेकर के ऐसे ही हम वीडियोज़ लेकर के आएँगे जिससे आप तक पहुँच पाएँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, जिससे और लोगों तक पहुँचे, जल्दी से जल्दी हम 1 लाख के करीब पहुँच पाएँ। सब्सक्रिप्शन रेट हमारा कम है, रीज़न उसका ये है कि हम एक सिंगल टाइप ऑफ लोगों के लिए चैनल चला रहे हैं, स्पेशली फॉर द फूड सेफ्टी एग्ज़ाम। तो वहाँ पर कम्युनिटी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी अदर एग्ज़ाम में होती है। फिर भी हम धीरे-धीरे अचीव कर लेंगे अपने नंबर को जल्दी से जल्दी, फिर आपके साथ में उसको सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।